नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। देश के करोड़ों वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ से जुड़ा बड़ा बदलाव अब लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ स्कीम 2026 को अब लागू कर दिया है, जिसने करीब 7 दशक से अधिक समय से लागू ईपीएफ स्कीम 1952 की जगह ले ली है। ये बदलाव सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाना है। हालांकि नई स्कीम लागू होने के बाद कई कर्मचारियों के मन में सवाल है कि क्या अब पीएफ कटौती बढ़ जाएगी, क्या पुराने खाता धारकों को नया खाता खुलवाना होगा, क्या निकासी के नियम बदल गए हैं, क्या पेंशन और बीमा पर इसका असर पड़ेगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि नई ईपीएफ स्कीम 2026 में आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। और सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर क्यों लाई गई है ये नई ईपीएफ स्कीम। अब सरकार लंबे समय से देश के श्रम कानूनों को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही थी। इसी क्रम में सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 तैयार किया गया, जिसके तहत अलग अलग सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एकीकृत किया गया है। और यहाँ नई ईपीएफ स्कीम 2026 का उद्देश्य केवल पुराने कानून को बदलना नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाना, कागजी प्रक्रियाओं को कम करना, क्लेम सेटलमेंट तेज करना और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। आइए अब समझाते हैं आपको आखिर क्या बदल गए हैं इन नियमों में। नए स्कीम के तहत सबसे अधिक चर्चा उस प्रावधान की हो रही है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनिवार्य पीएफ योगदान केवल वैधानिक वेतन सीमा तक ही लागू होगा। फिलहाल ये वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से 12% का अनिवार्य योगदान अधिकतम 1,800 रुपये प्रति माह रहेगा। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000, 80,000 या 1 लाख रुपये प्रति माह है तो कंपनी उसकी सहमति के बिना 1,800 रुपये से अधिक की अनिवार्य पीएफ कटौती नहीं कर सकती है। अब अगर कर्मचारी अधिक योगदान देना चाहे तो वो स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी पीएफ के रूप में अतिरिक्त राशि को जमा करवा सकता है। अब नई स्कीम में यह भी साफ किया गया है कि कर्मचारी चाहे तो भविष्य के लिए अधिक बचत करने के उद्देश्य से अतिरिक्त पीएफ योगदान जारी रख सकता है। यानी यदि कोई कर्मचारी अधिक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से अतिरिक्त योगदान कर सकता है। हालांकि अतिरिक्त योगदान पर नियोक्ता द्वारा बराबर राशि देना अनिवार्य नहीं रहने वाला है, जब तक कंपनी की नीति या आपसी समझौता ऐसा ना कहे। नई ईपीएफ स्कीम में निकासी संबंधी नियमों को भी काफी सरल बना दिया गया है। पहले अलग अलग परिस्थितियों के लिए कई श्रेणियां थी, लेकिन अब इन्हीं 3 व्यापक वर्गों में समेट दिया गया है, जिनमें शामिल है आवश्यक जरूरतें जैसे बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और शादी, फिर है आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां। इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को नियम समझने में आसानी देना और क्लेम प्रक्रिया को यहां तेज बनाना है। नई व्यवस्था के अनुसार आंशिक निकासी करते समय कर्मचारी को अपने पीएफ खाते में कुल योगदान का कम से कम 25% बैलेंस बनाए रखना होगा। इसका मतलब ये है कि कर्मचारी अपनी जमा राशि का अधिकांश हिस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी राशि निकालने की अनुमति हर स्थिति में नहीं रहने वाली है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के लिए न्यूनतम बचत सुरक्षित रखना है। अब सवाल है आखिर नौकरी छोड़ने पर क्या होगा। अब नई स्कीम में कर्मचारियों को एक और राहत दी गई है। यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो कई मामलों में पूर्ण निकासी के लिए पहले जैसे न्यूनतम सदस्यता अवधि की शर्तें लागू नहीं होंगी। इसके अलावा यदि ईपीएफओ बिना उचित कारण के क्लेम निपटाने में देरी करता है तो निर्धारित नियमों के अनुसार सदस्य को ब्याज का लाभ भी मिल सकता है। वहीं नई ईपीएफ स्कीम का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है, क्योंकि अब कर्मचारियों को अपने आधार, पैन, आधार से जुड़े बैंक खाते, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन की जानकारी सही और अपडेटेड रखनी होगी। इससे ऑनलाइन क्लेम, सत्यापन, ट्रांसफर और भुगतान की प्रक्रिया पहले की तुलना में कई ज्यादा तेज और आसान रहने वाली है। अब यहाँ कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। नई स्कीम केवल कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि नियोक्ताओं पर भी नई जिम्मेदारी डालती है।
अब कंपनियों को निर्धारित समय के भीतर कर्मचारियों की जानकारी अपडेट करनी होगी। आधार, पैन, यूएएन, वेतन और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड समय पर जमा कराने होंगे ताकि भविष्य में किसी कर्मचारी को क्लेम के दौरान परेशानी ना हो। तो ऐसे में सवाल है कि अब पुराने खाता धारकों को नया अकाउंट खोलना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब है नहीं। जो कर्मचारी पहले से ईपीएफ सदस्य हैं उन्हें किसी नए रजिस्ट्रेशन या नए खाते की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी मौजूदा सदस्यता स्वतः ही नई ईपीएफ स्कीम 2026 के अंतर्गत जारी रहेगी। उनके पुराने पीएफ बैलेंस पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन पहले की तरह ही रहने वाला है, यानी नौकरी बदलने पर भी कर्मचारी उसी यूएएन के माध्यम से अपना पीएफ खाता संचालित करते रहेंगे। इससे पोर्टेबिलिटी पहले जैसी ही बनी रहेगी। अब योगदान दर में यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि नई स्कीम लागू हुई है, लेकिन कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य योगदान में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। दोनों पक्ष पहले की तरह 12-12% का योगदान जारी रखेंगे। वहीं जिन संस्थानों पर पहले से 10% योगदान लागू है वहां पुरानी व्यवस्था ही जारी रहने वाली है। अब आइए समझते हैं आखिर पेंशन और बीमा पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। नई स्कीम से कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना यानी ईडीएलआई के लाभ प्रभावित नहीं होंगे। मौजूदा ईपीएस सदस्य स्वतः ही नई व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे और उनकी पेंशन जारी रहेगी। इसी तरह ईडीएलआई योजना के तहत मिलने वाली बीमा लाभ भी पहले की तरह जारी रहेगा, जिसमें पात्र लाभार्थियों को निर्धारित सीमा तक बीमा राशि मिलती रहेगी। अब नई व्यवस्था में ठेका कर्मचारियों से जुड़े प्रावधानों को भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। अब कोई ठेकेदार आवश्यक पंजीकरण नहीं कराता या पीएफ जमा नहीं करता तो अंतिम जिम्मेदारी प्रमुख नियोक्ता यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी। इससे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को और ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब सवाल है आखिर कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि नई स्कीम लागू होने के बाद कर्मचारियों को जरूरी बातें सुनिश्चित करनी होंगी। पहली, आधार और पैन को लिंक कराएं। फिर बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। यूएएन अपना सक्रिय रखें। ई नॉमिनेशन अपडेट करें और ईपीएफओ पोर्टल पर व्यक्तिगत जानकारी समय समय पर जांचते रहें। इन कदमों से भविष्य में क्लेम या निकासी के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ईपीएफ स्कीम 2026 को पुराने कानून का केवल नाम बदलना नहीं कहा जा सकता। ये भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सरकार ने योगदान दर, पेंशन और बीमा जैसी मूल सुविधाओं को यथावत रखा है, जबकि निकासी प्रक्रिया, डिजिटल सेवा और अनुपालन व्यवस्था को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। करीब 8 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों के लिए इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि उनकी मौजूदा बचत सुरक्षित है, सदस्यता स्वतः जारी रहेगी और उन्हें नया खाता खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं भविष्य में ऑनलाइन सेवाओं, तेज क्लेम प्रोसेसिंग और आसान नियमों का लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।